नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। बिहार बोर्ड एग्जाम में आपका स्वागत है। पीछे के वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना चालू किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के फोकस। फोकस किसे कहते हैं, आज हम इसमें फोकस को परिभाषित करेंगे और फोकस के परिभाषित करने के बाद हम किरण आरेख खींचने के लिए बताएंगे। गोलीय दर्पण के किरण की बनावट। अगर आपको गोलीय दर्पण में किरण के बनावट नहीं आता है, मतलब किरण खींचने नहीं आता है, जैसे कि मान लीजिए कि अवतल दर्पण में मतलब यहाँ तो एफ होता है, यहाँ सी होता है कि ये बात आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। लेकिन जैसे हम आपको नहीं पता है कि मुख अक्ष के समांतर किरण जाएगा तो दर्पण से परिवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा। ये अगर मुख अवतल दर्पण में मुख अक्ष के समांतर कोई किरण आता है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस से गुजरता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर ये बात पता नहीं है, किरण की बनावट आपको पता नहीं है कि किरण आरेख कैसे खींचा जाता है, तो आप गोली मतलब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब नहीं समझ पाएंगे। तो उससे पहले चलिए हम आइए गोलीय दर्पण का फोकस और फोकस दूरी के बारे में हम समझते हैं, उसको हम परिभाषित करेंगे। परिभाषा एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, अवतल दर्पण का फोकस। तो किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख अक्ष का वह बिंदु होता है जहाँ मुख अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद मिलती है। चलिए फिगर के माध्यम से समझते हैं। फिगर के माध्यम से समझने के बाद आपको भली भांति अच्छा से समझ में आएगा। तो पहला है हमारा अवतल दर्पण, आप देख सकते हैं। तो हम पहले अवतल दर्पण का एक फिगर बनाते हैं, उसी में समझेंगे उसका फोकस क्या होता है, परिभाषित करेंगे। जैसे हम एक अवतल दर्पण लेता हूँ। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। इसके बाद इस बिंदु पर P होता है, जिसे हम पोल कहते हैं या ध्रुव कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर F होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर C होता है, जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे हम फोकस कहते हैं, इसे हम ध्रुव या P कहते हैं, ठीक है। तो सवाल है कि अवतल दर्पण का फोकस किसको कहेंगे, इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, ठीक है। तो लिखा है कि किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख अक्ष पर, इसको बोलते हैं क्या, मुख। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं मुख अक्ष, ठीक है। तो किसी अवतल दर्पण का फोकस यानी फोकस उसके मुख अक्ष पर वह बिंदु होता है, इसके मुख अक्ष पर वह बिंदु होता है जहाँ मुख अक्ष के समांतर, तो मुख अक्ष के समांतर ये मुख अक्ष है, मुख अक्ष के समांतर एक ये समांतर हो गया। मुख अक्ष के समांतर आती किरणें है, ठीक है। आती किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद मिलती है। दर्पण ये मुख अक्ष हुआ, ये मुख अक्ष के समांतर एक किरण ने लाया, ठीक है। दर्पण से एक किरण लाया, ठीक है। दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद परिवर्तित होगा, तो फोकस से निकलेगा के। वही बात मैंने परिभाषा में लिखा हूँ कि किसी अवतल दर्पण का फोकस यानी अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख अक्ष पर वह बिंदु होता है, ये मुख अक्ष है, मुख अक्ष पर बिंदु है, मुख अक्ष पर वह बिंदु होता है जहाँ
मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर, ये लाइन समांतर आती किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद, दर्पण से परिवर्तन के बाद मिलती है। ठीक है, इसी को हम अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार ठीक मुख अक्ष के समांतर इधर से भी लाइट किरण आएगा, दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद फोकस होकर गुजरेगा। ठीक है, तो इसी को हम फोकस कहेंगे। तो आप भली बात ये समझ पाए होंगे कि अवतल दर्पण का फोकस किससे कहेंगे, हम उसको परिभाषित कैसे करेंगे। तो बस कुछ नहीं कि बोलेंगे कि अवतल दर्पण का फोकस वह बिंदु, अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख अक्ष पर वह बिंदु होता है जो मुख अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम फोकस कहते हैं। एक और फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि अवतल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं। तो अवतल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे कि किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख अक्ष पर वह बिंदु होता है जो मुख अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम मुख अक्ष का फोकस कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद हमारा है उत्तल दर्पण का फोकस। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी है, एक हम उत्तल दर्पण लेंगे। ये उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण कब होगा, जब इसको परावर्तक सतह उभरा हुआ रहेगा, उठा हुआ रहेगा। तो इसको हम, अभी तो ये कांच है, इसमें प्रकाश मारेंगे, प्रकाश आएगा तो पार कर जाएगा, तो ये कांच हो गया, शीशा हो गया। ठीक है, तो इसको हमको दर्पण बनाना है। और कौन सा दर्पण, तो उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में अंदर की सतह को पॉलिश किया जाता है। ठीक है, हम अंदर की सतह को पॉलिश कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको भली बात ये पता होगा कि उत्तल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र पॉलिश अंदर की ओर होता है, मतलब जिधर पॉलिश होता है। ठीक है, तो इसमें प्रकाश किधर से आएगा, प्रकाश तो इधर से आएगा ना, इधर तो पॉलिश किया हुआ है, इधर तो प्रकाश देने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसमें इसका परिभाषा क्या होता है, पढ़ लेते हैं कि किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख अक्ष पर वह बिंदु होता है जहां मुख अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, यहाँ मिल रहा था, यहाँ फोकस पर मिल रहा था। ठीक है, और यहाँ जो है फोकस पर आती हुई प्रतीत होगा। चलिए समझते हैं। जैसे कि ये मुख अक्ष है, मुख अक्ष के समांतर एक हम किरण लाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल इस लाइन के बिल्कुल समांतर लाइन है, ये किरण है, दर्पण पर पड़ा, दर्पण पर पड़ने के बाद ये टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और किरण लाते हैं, ये गया किरण मुख अक्ष के समांतर, ये भी दर्पण से टकरा करके इधर लौट जाएगा। ठीक है, इन सारे में उस समतल दर्पण का परिवर्तन का नियम काम करता है। जैसे में ये आपतित किरण हुआ, ये परावर्तित किरण हुआ, ये इन दोनों के बीच अभिलंब हुआ। ठीक है, एक कोण और एक कोण बराबर होता है। ये बात आपको पीछे की वीडियो में परावर्तन के नियम में हम बता चुके हैं। ठीक है, और दोनों कोण बराबर होता है, मतलब आई या इसको आई मानते हैं तो इसको आर मानते हैं, तो दोनों आई बराबर आर होता है। ये बात आपको
पता होना चाहिए, पीछे मैंने पढ़ा रखा हूँ, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में मुख अक्ष के समांतर एक किरण मैंने लाया, दर्पण से टकराया, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट गया। एक और किरण मैंने लाया हूँ, दर्पण से टकराया, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गया। लेकिन आप देखिएगा दर्पण में तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो किरण है इतना नहीं मुड़ेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। ये जो किरण है कुछ ऐसा रहेगा, किरण है फोकस से आते ही प्रतीत हो रही है, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। ठीक उसी प्रकार इसको परिभाषा क्या क्या बोलेंगे कि किसी अवतल दर्पण का फोकस किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख अक्ष पर वह बिंदु होता है जहां मुख अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का फोकस बिल्कुल समझ गए होंगे। उसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, चलिए इसके बाद हम आगे समझते हैं। गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख के बनावट। अगर किरण आरेख के बनावट आप नहीं समझते हैं, आपको नहीं पता है, तो आप अवतल दर्पण में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बना पाएगा, नहीं समझ पाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि किरण कहाँ से गुजरेगा, कहाँ से गुजारना है। चलिए आगे समझते हैं। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि हमने बहुत सा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का फिगर बोर्ड पर बना करके रखा हूँ। ये बात सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि इसमें हम किरण कैसे खींचेंगे, कौन सा किरण कहाँ से दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से निकलेगा, ठीक है। अगर आप किरण नहीं निकाल पाते हैं तो आप अवतल दर्पण में कोई भी प्रतिबिंब बना नहीं सकते हैं कि वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा कि कैसा बनेगा। चलिए आइए समझते हैं। पहला हमारा है मुख अक्ष के समांतर आती किरणें। अगर ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण में कोई किरण हम मुख अक्ष के समांतर लाते हैं, मुख अक्ष के समांतर ला लिए तो दर्पण है, दर्पण तो टकराएगा तो वापस लौटेगा भी। तो जब ये दर्पण अवतल है और किरण मुख अक्ष के समांतर आ रहा है तो कहाँ से निकलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अवतल दर्पण में किरण मुख अक्ष के समांतर आता है तो वो फोकस से निकलता है, ठीक है। कोई डाउट नहीं ना। ये अवतल दर्पण है, ठीक है। एक किरण लाया हूँ जो मुख अक्ष के समांतर है, दर्पण है तो इससे टकराएगा तो ही लौटेगा। तो कहाँ से लौटेगा, तो फोकस से लौटेगा। यानी आपको माइंड में फिट कर लेना है कि मुख अक्ष के समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से निकलता है, ठीक है। कहाँ से निकलता है, फोकस से निकलता है। और अवतल दर्पण में उत्तल में क्या होता है, तो उत्तल दर्पण में जब किरण मुख अक्ष के समांतर लाते हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से आते ही प्रतीत होती है, ठीक है।
यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हुआ बात, अगर दर्पण मुंह खर्च के समांतर लाते हैं तो दर्पण से तो फोकस से निकलेगा, ठीक है। अगर वही वही इसके सिर्फ इसके ठीक उल्टा विपरीत बात, अगर हम किरण को फोकस के लंबा डालते हैं, ठीक है, फोकस के लंबा डालेंगे, दर्पण से परिवर्तन के बाद मुंह खर्च का समांतर निकलेगा, ठीक हुआ ना। ठीक इसका उल्टा, जैसे यहाँ हम मुंह खर्च का समांतर ला रहे थे तो फोकस से निकलेगा, ठीक है। और यहाँ ठीक हम किरण को हम यहाँ से लाए तो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। लेकिन हम किरण को यहाँ से डालेंगे तो यहाँ से निकलेगा ना। ठीक उसी प्रकार है कि हम अगर फोकस के समांतर फोकस के लंबवत हम किरण लाते हैं तो दर्पण से टकराने के बाद यानी परिवर्तन के बाद वो मुंह खर्च का समांतर निकलता है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आगे चलते हैं। फोकस की दिशा में आपतित किरणें, ये भी मैंने दोनों बता दिया मैंने। फोकस की दिशा में आपतित किरणें, ये फोकस की दिशा में आ रहा है तो जब फोकस से आएगा तो मुंह खर्च के समांतर निकलेगा। जब फोकस से आएगा किरण तो मुंह खर्च के समांतर निकलेगा, और जब मुंह खर्च के समांतर आएगा तो फोकस से निकलेगा, ठीक है। ये दो बात माइंड में फिट कर लीजिए, इसके बिना आपको आप प्रतिबिंब नहीं बना पाइएगा। क्या क्या फिट करना है कि जब किरण मुंह खर्च के समांतर लाएंगे तो फोकस से निकलेगा, ठीक है। और जब फोकस के लंबवत लाएंगे तो मुंह खर्च के समांतर निकलेगा, ठीक है। और उत्तल में क्या होगा, जब किरण मुंह खर्च के समांतर लाएंगे तो फोकस से आपको प्रतीत होगा, ठीक है। ये दो बात आपको भली बात समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगला क्या है, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरणें। हमारा वक्रता केंद्र क्या है, सी। इसी को हम वक्रता केंद्र बोलते हैं, सी को, ठीक है। तब सी के दिशा में किरण आएगा तो क्या होगा, मैं आपको बता दूं कि जब सी के दिशा में आप किरण आएगा, सी के दिशा में जब किरण आएगा दर्पण से परिवर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाएगा, ठीक है। सी की दिशा में आ रहा तो उसी पर लौट जाएगा, ठीक है। सी की दिशा में आ रहा तो इसी पर लौट जाएगा, ठीक है। और अवतल दर्पण में क्या है, उत्तल में क्या होगा, उत्तल में सिर्फ इसी के उल्टा होगा। जब हम लाएंगे किरण, उत्तल दर्पण में किरण लाएंगे सी के लंबवत तो आप देख सकते हैं कि इसी पर लौट जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा लगेगा कि सी से यानी वक्रता केंद्र से आ रहा है, ठीक। तीनों पॉइंट के मैं एक और फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ एक मान लेते हैं, यहाँ सी मान लेते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण है, मुंह खर्च के समांतर ला रहा है किरण, दर्पण से टकराएगा तो कहाँ से निकलेगा, फोकस से निकलेगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद उत्तल में क्या होगा, दर्पण से उत्तल में मुंह खर्च के समांतर किरण लाएंगे, दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। ठीक, इसके बाद अगला, अगर किरण को हम फोकस की दिशा में लाते हैं, फोकस के लंबवत लाते हैं तो वो मुंह खर्च के समांतर निकल जाएगा, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे, भली बात है। इसके बाद आगे क्या है, ध्रुव की दिशा में आती किरणें। ध्रुव मतलब यह ध्रुव हुआ, यहाँ पी हुआ, यहाँ ध्रुव होता है, यहाँ ध्रुव होता है, ठीक है। यहाँ पे पी होता है, पी यानी पोल, ध्रुव जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक ना।
तो जब किरण ध्रुव की दिशा में आएगा, मतलब किरण सीधे दम पड़ेगा ध्रुव पर, पोल पर पड़ेगा, तो क्या होगा? जब किरण सीधे ध्रुव पर यानी पोल पर पड़ेगा तो यहाँ पर परावर्तन का नियम तो सारा में लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको याद करना होगा कि क्या होगा। जब किरण पी पर यानी ध्रुव पर पड़ेगा तो परावर्तन के नियम के पालन करते हुए ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। जिसमें हमारा जो ध्रुव है, मुख्य अक्ष, जो मुख्य अक्ष है वो अभिलंब का काम करेगा। क्या करेगा? अभिलंब के काम करेगा, और इसमें एक कोण बराबर होगा, ठीक। हमने क्या बताया आपको कि जब हम किरण ध्रुव की दिशा में लाएंगे, मतलब ध्रुव पर लाएंगे, पी पर लाएंगे, तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए तो ऐसे निकलेगा, ठीक है। और ये जो हमारा मुख्य अक्ष है वो अभिलंब का काम करेगा। क्या करेगा? अभिलंब का काम करेगा। तो और इसमें अभिलंब में क्या होता है? ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक। आप इतना बात अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर रिपीट करता हूँ। इसके बाद उत्तल दर्पण में जब किरण ध्रुव से आएगा तो क्या होगा? ये किरण है, ध्रुव से आया तो ठीक उसी प्रकार ये लौट जाएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अब ये अभिलंब के काम करेगा, अभिलंब का काम करेगा, और ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, ठीक है। ये वाला कोण हुआ आपतन कोण, ये वाला कोण परावर्तन कोण हुआ, ठीक है। तो इसमें इधर कुछ आता तथा प्रतीत नहीं होगा, क्योंकि किरण यहीं से लौट गया है, ठीक। मैंने क्या बताया कि जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, फोकस से निकलेगा, ओके। दूसरा पॉइंट क्या बताया? जब फोकस के लंबवत किरण आएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगा, दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या बताया मैंने? तीसरा मैंने बताया कि जब सी यानी वक्रता केंद्र के लंबवत पड़ेगा, वक्रता केंद्र दिशा में पड़ेगा तो उसी पथ पर लौट जाएगा। तीसरा पॉइंट रहा। मेरा चौथा पॉइंट क्या था कि जब किरण ध्रुव की दिशा में पड़ेगा, ध्रुव के लंबवत पड़ेगा तो ऐसे निकल जाएगा, अपवर्तन के नियम का पालन करते हुए, जिसमें हमारा मुख्य अक्ष अभिलंब के काम करेगा, ठीक। अगर इन बातों को आप समझ गए होंगे तो हम अगले वीडियो में अवतल दर्पण का प्रतिबिंब पढ़ाएंगे, जिसमें 6 प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को 6 जगह रखा जाता है, जिसमें 6 फिगर बनता है। उसमें एक फिगर दर्पण के पीछे बनता है, वो काल्पनिक होता है। काल्पनिक हमेशा सीधा होता है और बड़ा होता है, और बाकी पांच फिगर दर्पण का पीछे बनता है, जो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, और इधर वास्तविक में बड़ा, छोटा, बराबर सब बनता है। तो ये बात के हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वो टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि उससे हमेशा एग्ज़ाम में सवाल आता है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर
नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।